गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यार, बड़ा लेट कर देते हो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग फारिया, अविका, गुड मॉर्निंग विवेक, ध्रुव, गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने सोचा होगा लग रहा है हो गया भैया, गोट गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? एपेक्स, तूबा, गुड मॉर्निंग। सान्या, विशाल, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसी है पब्लिक? ये वो असल में थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया आने में क्योंकि बहुत बचते बचाते आना पड़ रहा था। बहुत बचते हुए आना पड़ा, लोग सारा जगह जगह तैयार खड़े थे एकदम। तो उन्होंने देखा भी। शुरू कर दे भाई। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस चैप्टर में भी आप जितना इस चैप्टर को करना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक चीज की बात बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है चीजों को बार बार समझकर याद रखना। आप इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझते हैं, लेकिन अगर आप समझकर याद नहीं रखते हैं, हालांकि ये तो हर किसी सब्जेक्ट के साथ है, हर किसी चैप्टर के साथ है, बट इसमें कुछ खास तौर पे बातें ऐसी आती हैं कि इसमें कुछ बातें ज्यादा हैं। इन द सेंस कि एक चीज खत्म होगी, समझ में आती है, तो एकदम से एक नई चीज आएगी जो आपको फिर से समझनी पड़ेगी, तो आप उसको भी याद करते हैं, समझ लेते हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है एकदम से, फिर आप उसको भी समझ के याद करते हैं। फिर चौथी बात, यानी हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, लेकिन तब जब आप उस लेवल पे पढ़ेंगे। अगर आप इसको हल्के हल्के लेवल की बात करें तो सर ये तो सर हमें बड़ा आसान चैप्टर लगता है। फर्स्ट ऑर्डर का ये फॉर्मूला होता है, जीरो ऑर्डर का ये फॉर्मूला होता है, हो गया चैप्टर खत्म। सर नीचे जाके एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी की बातें कर ली जाती हैं, चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन यार अगर ऐसे करना है तब तो फिर ये चैप्टर में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसमें बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, इस चैप्टर के सबसे पहले हिस्से से, जो कि आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर सवाल, फर्स्ट कैटेगरी के सवाल, यानी फर्स्ट पोर्शन जिस पर सवाल बनाए जाते हैं, और वो सवाल भी तुम्हें दिखा दूंगा मैं। फर्स्ट पोर्शन जिस पर सवाल बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और वो पोर्शन है रेट से रिलेटेड। रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के खर्च होने का रेट या बनने का रेट, इससे रिलेटेड हम छोटी सी बातें करना चाह रहे हैं। क्लियर है भाई? समझ में आई बात? तो सबसे पहला जो आज का टारगेट है हमारा, वो हम रेट से रिलेटेड बातें समझ पाए कि भाई किसी रिएक्टेंट के खर्च होने का रेट कैसे निकलता है, या किसी रिएक्शन का रेट कैसे निकलता है, प्रोडक्ट के बनने का रेट आपस में लिंक कैसे होता है रिएक्टेंट के साथ, वगैरह वगैरह। तो ये सारे रिलेशंस जो है इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत में सबसे पहली बात जो बोलना चाह रहा है वो ये, जो कि बहुत सिंपल है। इसमें मतलब मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। मैं सबसे पहले जिस रेट की बात कर रहा हूं उसको दो नाम दूंगा, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं, फिर मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, तुम्हें उससे सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। मान लीजिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये रिएक्शन हो रही है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज द रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है। अब ऐसे में ये तो कंफर्म है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का T1 से लेकर T2 के बीच में क्या चेंज आ रहा है, तो आप बता दीजिएगा सर T1 टाइम पर। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ मैंने कर्व ये खींचा, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिरती जा रही है। तो T1 पर मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन C1 है और T2 टेंपरेचर पर मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन C2 है। तो जो रेट होगा, द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट घट रहा है या बन रहा है? घट रहा है। तो जो रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस रेट है एवरेज, वो कैसे निकाला जाएगा? सर जितना घटा डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। लेकिन सर क्योंकि ये निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि सर C2 तो कम है। C2 की वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो ऐसे में सर C2 माइनस C1 तो निगेटिव आ जाएगा। और रेट तो किसी भी चीज का निगेटिव तो नहीं होता सर, चाहे वो घटने का रेट हो चाहे वो बढ़ने का रेट हो, रेट तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब सर ऐसे में आप पहले से ही एक माइनस का निशान लगा देते हैं और तब आप लिखते हैं C2 माइनस C1 इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड T2 माइनस T1 इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा T एंड दिस इज व्हाट सर? दिस इज एवरेज। ये एवरेज रेट।
क्लियर है। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं, यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्शन का रेट क्या है, तो ऐसे में आपको ये इंटरवल छोटा 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 करना पड़ता है, ताकि वो इतना छोटा हो जाए कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट कैलकुलेट कर सकें। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं T2 माइनस T1 को जितना छोटा कर दूं, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, डिफरेंस को जीरो कर दूं, तो जो रेट आएगा वो खड़ाक से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप जो रेट निकालेंगे वो रेट निकल आएगा। यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रेट है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट होगा, वो इस कर्व के स्लोप से निकाला जाएगा और वो इंस्टेंटेनियस रेट के नाम से जाना जाएगा। यानी अगर मैं इस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी के आगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा दूं, तो यही जो वैल्यू है, यही वैल्यू अब डीसी बाई डी यानी माइनस डीसी बाई डी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो माइनस डीसी बाई डी इज द इंस्टेंटेनियस रेट एंड माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इज एवरेज रेट। यानी बड़ा चेंज, बड़ा इंटरवल, एवरेज। एक पर्टिकुलर टेंपरेचर यानी छोटा सा इंटरवल dt टाइम पर जो कंसंट्रेशन चेंज है वो dc है, तो दैट विल बी माइनस dc बाई dt, दैट विल बी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दैट रिएक्टेंट, ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दैट रिएक्टेंट। क्लियर है ये वाली बात? यही सेम बात आप प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते थे। अगर आप ये सेम बात प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे तो क्या होगा सर? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो से बढ़ती है, ऐसे ये बढ़ रही है, तो ऐसे में सर अगर आप अपीयरेंस वन है और प्रोडक्ट की T2 टाइम पर कंसंट्रेशन C2 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो एवरेज रेट क्या होगा? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। नाउ दिस इज पॉजिटिव, तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं। सो द रेट ऑफ एवरेज अपीयरेंस रेट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज डेल्टा C बाई डेल्टा T। इसमें माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी का इंस्टेंटेनियस निकालना हो, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको रेट निकालना हो, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट निकालने के लिए आपको इस कर्व का स्लोप चाहिए होगा, एंड दैट इज dx बाई dt, दैट इज dc बाई dt। सो अगर मैं इसी डेल्टा C बाई dt के लिए डेल्टा T के लिए डेल्टा T टेंड्स टू जीरो कर दूं, तो यही डेल्टा C बाई डेल्टा T क्या बन जाएगा? dc बाई dt। यानी कहने का मतलब ये हुआ, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट and this is average rate of appearance of product. This is instantaneous disappearance of reactant and this is average rate of disappearance of reactant. क्लियर है वाली बात? सबको ये वाली बात समझ में आ गई? यानी डेल्टा C बाई डेल्टा T लिखोगे बड़ा इंटरवल, तो ऐसे में वो एवरेज बोल दिया जाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर बहुत छोटे इंटरवल की बात करें जिसमें dt ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो वहां पर अगर आप बात करें तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस होगा। और इसको मैं समझाता हूं तुम्हें और बहुत आसान भाषा में इस खूबसूरत डायग्राम से, ये हमने बनाया, तो समझाने के लिए समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी यहां से शुरू हुई और यहां जाके रुकी, ऐसे समझाने भाई, ए से बी के बीच में जो भी इनका टाइम लगा, तो ये यहां से शुरू हुई, यहां खत्म हुई, तो जितना भी डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस, जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं कि मान लीजिए वो डिस्टेंस जो है वो यहां ए से बी की बात कर रहे हैं, तो ए से बी के बीच में मान लीजिए वो चली और वो यहां से यहां पहुंच गई। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो ऐसे बोल देता हूं मैं 500 मीटर या 500 किलोमीटर, ऐसे जो भी लेवल। और ये काम करने में मान लीजिए उसको जो है वो 7 घंटे लगे, 7 आवर्स। तो ऐसे में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार, तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगी? एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो आएगी 500 किलोमीटर कितनी देर में? 7 आवर्स। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 500 बटा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी एवरेज स्पीड। लेकिन कभी आपसे ये पूछा जाए कि जब वो यहां पर थी उस टाइम पर इसका जो ये स्पीडोमीटर है, इस स्पीडोमीटर में क्या रीडिंग आ रही थी? तुमने देखा होगा ना, जैसे स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं तो स्कूटर में आगे वो स्पीड की सुई होती है, तो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर वो जो सुई आपको रीडिंग दे रही है वो इंस्टेंटेनियस। मेरी बात सब लोग समझना? तो यानी कि कहने का मतलब किसी भी इंस्टेंट पर ये जो पर्टिकुलर रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आपकी इंस्टेंटेनियस रीडिंग, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू है दैट इज इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, ये फर्क है बस, है ना? तो यानी पर्टिकुलर टाइम पर अगर बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, तो वहां पर जो भी स्पीड निकल के आ रही है दैट इज माय इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अदरवाइज आप बड़े डिस्टेंस को बड़े टाइम इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू द एवरेज वैल्यू। तो ये बड़ा सीधा सा है ना। अब हम आते हैं काम की बात पर। काम की बात ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन ये, और मुझसे अब ये कहा जा रहा है कि क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ए और बी आपके रिएक्टेंट्स हैं? मैंने कहा ए और बी मेरे रिएक्टेंट्स हैं, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है सर? प्रोडक्ट हमारा सी है। क्या कह रहे हो? कितना है? कोई क्लास चल रही है क्या तुम्हारी? वाइस वाइस कर दो यार। तो
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर अभी हम उसके बारे में बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है 2a + 3b = 4c। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है, इससे पहले तो सब बकवास कर रहा था। क्या a और b रिएक्टेंट है? मैंने कहा क्या c हमारा प्रोडक्ट है? हाँ, तो इसका मतलब है a और b तो डिक्रीज करेंगे और c हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यानी a और b का तो डिसअपीयरेंस रेट होगा और C क्योंकि बन रहा है तो उसका कुछ अपीयरेंस रेट होगा। ठीक, अब यहां पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर इनके डिसअपीयरेंस रेट और अपीयरेंस रेट लिखे कैसे जाते हैं। तो मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोलने जा रहा हूं कि इस बात को याद रखेंगे कि अपीयरेंस रेट और डिसअपीयरेंस रेट जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के निकालने हो तो उन जगहों पर इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। ये 2, 3, 4, 5 जो भी आपने लिखा है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिसअपीयरेंस की बात करते हैं यानी घटना, तो जो घटने का रेट है वो -dA/dt होगा। यानी अगर आप ए के घटने की रेट की बात करें तो इट विल बी -dA/dt। दिस इज डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए। माइनस क्यों लगाया सर? माइनस इसलिए क्योंकि घट रहा है। और अभी आपने बताया था रिएक्टेंट के केस में रेट तो देखो, चाहे अपीयरेंस हो चाहे डिसअपीयरेंस, रेट का ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो अगर आप डीए की बात करें तो डीए तो नेगेटिव है क्योंकि ए घट रहा है। तो ऐसे में अगर आप इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना चाहते तो आप पहले निशान कौन सा लगा देंगे? माइनस। तो रिएक्टेंट को देखते ही आपने माइनस लगा दिया। ऐसे बी की बात करते हैं, बी भी घट रहा है, अगर बी भी घट रहा है तो dB/dt। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों को ये बात पता ही नहीं रहती। और C क्योंकि बन रहा है इट विल बी dC/dt। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी C क्योंकि बन रहा है इट विल बी dC/dt। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट में या लिखते वक्त ये 2, 3, 4, 5, 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कभी पूछा जाए कि किसी भी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस रेट -dx/dt, बात खत्म। और किसी भी प्रोडक्ट के अपीयरेंस रेट की वैल्यू +dx/dt। यानी ये जो माइनस और प्लस है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, बाकी इन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मुझे कोई लेना। उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो सर, हमने तो कहीं पढ़ा था कि वो -1/2 dA/dt ऐसे लिखते हैं। और अब हम आते हैं वो क्या चीज होती है। अब तो मुझे ये सोच के बताओ, क्या -dA/dt और -dB/dt और dC/dt बराबर है? क्या ये घटने के रेट्स आपस में बराबर है? क्या वो घटने के रेट्स इस प्रोडक्ट के रेट के बनने के रेट के बराबर है? नहीं नहीं सर, कैसे हो सकता है? सर जितनी देर में ए के 2 मोल घटते हैं उतनी देर में बी के 3 घट जाते हैं। जितनी देर में ए के 2 मोल घटते हैं उतनी देर में बी के 3 घट जाते हैं और उतनी ही देर में सी के 4 बन जाते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ इनके घटने का रेट इसके बनने के रेट बराबर नहीं है सर, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। एक तरह से अगर कोई कहे तो मैं देख सकता हूं कि बी के घटने का रेट 1.5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। मानते हो? ए घटा 2, बी घटे 3, यानी 1.5 गुना ज्यादा तेजी से घट रहा है। यानी बी के जो घटने का रेट है वो ए के घटने के रेट से 3/2 टाइम्स ज्यादा है। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब तो एक चीज हो गई सर कि अगर मैं ये करता हूं -dA/dt और -dB/dt और +dC/dt, अगर मैं इन तीनों को आपस में बराबर लिख दूं तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? सर ये तो गलत है सर। ए के घटने का रेट और बी के घटने का रेट और सी के बनने का रेट तो सेम नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर एक बदतमीजी कर दूं तो ये सही है। अब ये सही, अकल लगाओ, देख लो ना। अगर मैं यहां 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए के घटने के रेट को 3/2 से मल्टीप्लाई करके बी के घटने का रेट आ जाए। वही अभी मैंने बताया था, 1.5 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर इनके घटने और बनने के रेट्स में इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया तो अब ये तीनों रेट्स आपस में बराबर होंगे और इन्हीं को ही कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसे बोला जाता है रिएक्शन का रेट। तो जो तुम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की बात करते हो कि नहीं सर हमने तो पढ़ा था 1/2 1/3 का टर्म, वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ना कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट। अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस रेट तो -dA/dt और dx/dt होता है सर, उसका 1/2 1/3 से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि भाई -12 dA/dt क्या है, सो दिस -12 dA/dt इज द रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए सर। This is -1/3 dB/dt. This is the rate of reaction with respect to B. 1/4 dC/dt is the rate of the reaction with respect to C. और सर ये तो क्लियर है ना सर, रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में जिस रेट से चल रही है बी के रेस्पेक्ट में भी तो उसी रेट से चलेगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन तेज चलती है और बी के रेस्पेक्ट में धीरे चलती है। सर रेट तो बराबर ही है सर, रेट तो फिक्स है, रिएक्शन का रेट तो फिक्स है, बस उसको लिखने के एक्सप्रेशंस अलग अलग है। अगर आप रिएक्शन के रेट को ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा। यानी अगर मैं यहां पर ये मेंशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर ये मेंशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी। और ये तीनों बराबर है सर, ये तीनों वैल्यूज बराबर। लेकिन फिर भी एक बात बोलूंगा, अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, व्हाट इज डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, इट इज -dA/dt सर। अपीयरेंस डिसअपीयरेंस के रेट्स में, इनके घटने और इनके बनने के रेट्स में सर 1/2 1/3 का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपने ये बोला कि इसका घटने का रेट तो 25 है, बताओ रिएक्शन का रेट क्या है, तो अगर ए के घटने का रेट 25 है इसका मतलब -dA/dt की वैल्यू 25 है। और अगर आपको रिएक्शन का रेट चाहिए तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी रिएक्शन का रेट 1/2 × 25 यानी 12.5 होगा। समझो,
इस पर फर्स्ट कैटेगरी के सवाल बनते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर माइनस डी बाई डी दिया गया है, माइनस हाफ दिया गया है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। सिर्फ बच्चों को ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, रिएक्शन को देखकर आपको ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अपीयरेंस, व्हाट इज डिसअपीयरेंस, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। बस आप इन आपस में एक दूसरे को लिंक करके अपने आंसर्स निकालते रहते हैं। जैसे एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिया जाए जनरल ले लेते हैं और आपसे पूछा जाए भाई, अब बल्कि एक और ले लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए व्हाट इज डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, तो आप क्या लिखेंगे? हम सारी बातें लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले तो एक रिलेशन बताइए जो रेट ऑफ रिएक्शन का इन सब लोगों के जो रेट्स ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस हैं, उन सबको अगर आपस में लिंक करने की जो इक्वेशन है वो क्या है? तो इनको लिंक करने की इक्वेशन बड़ी सीधी है सर, दिस इज माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस में वन बाई सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस में वन बाई डी 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 बाई डी टी। बताओ समझे बात को? और यही क्या है सर? यही है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा रिलेशन है सर। अब ये लिखते ही अब आपको जो मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सारे आंसर बता दूंगा। मान लो मैं आपसे कह दूं कि भाई ये रिएक्शन है और मुझे ये बता दो कि अगर मैं तुम्हें बी का डिसअपीयरेंस रेट दे दूं तो क्या तुम सी का अपीयरेंस रेट निकाल सकते हो? तो मैंने कहा तुमने दिया क्या है? बी का डिसअपीयरेंस रेट, इसका मतलब है माइनस डीबी बाई डी टी तुमने दे दिया, और तुम्हें निकालना क्या है? सी का अपीयरेंस रेट यानी डीसी बाई डी टी। तो इसका मतलब तुम्हें इस इक्वेशन में से किन दो लोगों को चुनना है? एक बी वाले एक्सप्रेशन को और एक सी वाले एक्सप्रेशन को। तो मैंने ये एक्सप्रेशन अलग कर लिया बस। हमें दिया था माइनस डीबी बाई डी टी और चाहिए डीसी बाई डी टी, तो क्या करेंगे सर? इस सी को उधर भेज देते हैं, तो सी बाई बी इंटू माइनस डीबी बाई डी टी विल बी डीसी बाई डी टी। माइनस डीबी बाई डी टी दे रखा है, सी और बी से और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया खड़ा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें क्या वैल्यू होती। अब बच्चों को पता नहीं क्या 10 तरह की दिक्कतें आती क्योंकि वो 10 तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले रिएक्शन को देखते ही ये क्वेश्चन लिख दिया करो, और इसको लिखने के बाद तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है पूरा। सर दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इसके अंदर बी का डिसअपीयरेंस रेट कितना? सर बी का जो डिसअपीयरेंस रेट होता है वो माइनस डीबी बाई डी टी होता है। इसका मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा हो बी के रिस्पेक्ट में और बी का हमें डिसअपीयरेंस रेट निकालना है, तो इसका मतलब माइनस वन बाई बी डीबी बाई डी टी दे रखा है और तुम्हें माइनस डीबी बाई डी टी निकालना है। अरे तो बी से मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिसको ये क्लैरिटी है कि भाई क्या वैल्यू होती है, क्या होता है, तो आप आपस में एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताओ ये